नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से है। मित्रों, आज बिना लाग लपेट के जो विषय है वो है कि अर्थव्यवस्था में हम जापान को पीछे छोड़ दिए हैं। हम चीन, जापान, अमेरिका, दुनिया को पीछे छोड़ चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जिस वक़्त हम आज़ाद हुए थे, हमारा रुपया डॉलर से ज़्यादा कीमती था। अब वह यहाँ पर चर्चा करने योग्य नहीं है कि ऐसा क्या कारण हुआ कि डॉलर बढ़ता गया, रुपया लुढ़कता गया। वो एक विवादित विषय हो जाएगा। इसलिए मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं इतराया कि अब अर्थव्यवस्था में हम जापान को पीछे छोड़े, चीन को छोड़े कि अमेरिका को छोड़े। लेकिन हम इसका जश्न मनाएं की चिंता करें, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी हम कई करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। मतलब यह मान रहे हैं कि हमारे देश में 80-85 करोड़ लोग या 40-50 करोड़ लोग इस स्थिति में नहीं है कि 2 जून की रोटी जुगाड़ सकें। हमें उनको सहारे के रूप में मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है। तो फिर हम किसके माध्यम से जापान को पीछे छोड़े हैं? क्या जापान में लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, देने की मजबूरी है? तो क्या यह माने कि हमारे देश में 80-85-100 करोड़ लोग अभी भी इस स्थिति में है कि वो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते, हम उनको अनाज मुहैया कराते हैं? लेकिन यह भी सच्चाई है कि हम दुनिया में तेजी से बढ़ रहे अर्थव्यवस्था और आर्थिक देश हैं। तो क्या कुछ लोग ही आर्थिक प्रगति कर रहे हैं और बाकी हम सब भूखमरी के कगार पर हैं और भूखमरी की स्थिति में हैं? तो क्या इसको सर्वांगीण विकास भारत का माना जाएगा? तो क्या भारत ने जापान को, जर्मनी को, चीन को या अमेरिका को पीछे छोड़ा या भारत के कुछ लोगों ने छोड़ा? यह एक बड़ा व्यापक विषय है जिस पर चर्चा बनता है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए मित्रों, सच्चाई तो यह है कि भारत में भूखमरी के कगार पर कुछ लोग हैं। 80-85 करोड़ लोगों को वोट खरीदने के लिए राशन देने की वैधता है। कोरोना काल में टाटा, बिरला, डालमिया सबकी स्थिति यह थी कि घर के नौकर आना बंद कर दिए थे या डर के मारे लोग नौकर को बुला नहीं रहे थे। मैं तो दिल्ली में एक ऐसे दंपति को जानता हूं जिनके बक्से नोटों से भरे हैं, सोने चांदी के बिस्कुट हैं, लेकिन वो उसका कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि खाएंगे क्या, अनाज ही नहीं था, नौकर आया नहीं था। तो या तो कोरोना काल में सबकी स्थिति थी, काम नहीं था, लॉकडाउन था एकदम टोटल, तो कहाँ से लोग खा पाते? सरकार एक कदम उठाई कि भाई इस विषम परिस्थिति में हम आपके साथ हैं, हम आपके चूल्हे को जलाए रखेंगे, और उन्होंने चूल्हा जलाने का व्यवस्था किया। लेकिन इसको अब तक क्यों बनाए रखा? अब तो हम उस दौर से अलग हो गए हैं। अब तो कोरोना काल की त्रासदी रही नहीं है। तो फिर 80-85 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज क्यों जारी रखे हुए हैं? आदरणीय प्रेमचंद्र दीदी जी को शानदार पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब देश में संविधान बन रहा था तो कुछ लोगों को लगा कि कुछ लोग कथित तौर पर पिछड़े हैं, तो इनको एक 10 साल का सहारा दिया जाए और एक आरक्षण का प्रोविजन किया गया मात्र 10 साल के लिए। हालांकि वो भी विवादित विषय है क्योंकि उस वक्त संविधान निर्माताओं ने कास्ट शब्द नहीं लिखा था, बैकवर्ड क्लासेज लिखा था, उसको बड़ी सफाई से बैकवर्ड कास्ट कर दिया गया। लेकिन क्लास और कास्ट के चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अब सच्चाई है कि वो कास्ट हो गया है। उस वक्त स्पेलिंग मिस्टेक थी कि आज मिस्टेक है, यह चर्चा विवादित विषय हो जाएगा। लेकिन अब आरक्षण को 100% करने का साजिश चल रहा है और अब उसकी अगली कड़ी है जातिगत जनगणना। तो क्या ये 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उसी तरह की मजबूरी है? क्योंकि अगर आज आरक्षण बंद करने को देश में कोहराम मच जाएगा। उसी तरह से क्या है, आप मुफ्त में राशन देना बंद कर देंगे तो देश में कोहराम मच जाएगा और आपका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, आपकी सरकार गिर जाएगी।
या आप सही में मानते हैं कि देश में 80-85 करोड़ लोगों के पास खाने का नहीं है, तो फिर आर्थिक क्रांति किसने किया जो जापान को पीछे छोड़ा? यह सरकार को बतानी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेमतलब का राशन ले रहे हैं। हमारे देश में कुछ वर्ग ऐसा है जो मुफ्त का राशन लेता है और दुकान पर जाकर के बेच देता है। चूँकि मुफ्त में सरकार से मिलता है तो क्यों छोड़े। लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो मुफ्त में राशन नहीं लेता, बिजली की सब्सिडी नहीं लेता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ईश्वर की कृपा से इन सब स्थितियों से मैं ऊपर हूँ। लेकिन मेरे जैसे कितने लोग हैं जो गैस की सब्सिडी नहीं लेते, बिजली की सब्सिडी नहीं लेते, मोदी सरकार द्वारा दिया गया मुफ्त का राशन नहीं लेते, इक्का दुक्का लोग उंगली पर गिनने लायक। तो सरकार दो बातों की क्लियरिफिकेशन दे, बाकायदा मोदी जी मन की बात की तरह से आ करके ये जन की बात करें कि भाई देखिए, कोरोना काल के विषम परिस्थिति में चूंकि महामारी थी, लॉकडाउन था, कोई आदमी बाहर निकल ही नहीं रहा था, इसलिए सरकार ने सहिष्णुता दिखाया, बड़ा दिल दिखाते हुए सबके लिए अनाज मुहैया कराया। लेकिन अब चूंकि कोरोना काल का त्रासदी चला गया है, अब सब लोग काम धाम पे लौट आए हैं और जो काम कर रहा है उसको अब ये राशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मोदी जी को क्या पड़ा है, पैसा तो हमारा है, आपका है, टैक्स पेयर का है, मोदी जी के घर का तो है नहीं। मोदी जी तो कल 140 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में दे देंगे और कहेंगे कि हमको वोट दो, और आपका टैक्स बढ़ जाएगा, आपका जीएसटी का रेट बढ़ जाएगा, आपका इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ जाएगा। तो इस स्थिति में हमको इतराने की जरूरत नहीं है कि हम अर्थव्यवस्था में जापान को पीछे छोड़ दें। हमको घबराने की जरूरत है कि आखिर कौन आदमी जापान को पीछे छोड़ा है। 80-85 करोड़ लोग तो मुफ्त राशन के लाइन में हैं, तो क्या वो जापान को पीछे छोड़े हैं या यह एक संगुफा है? लेकिन चूंकि ये विश्व वित्त संस्थाओं का लेखा जोखा है, झूठ तो है नहीं, तो हम लोगों को एक अंदर बहस उत्पन्न करना पड़ेगा और इस बहस पर बहस रखना पड़ेगा कि आखिर अगर हम अर्थव्यवस्था में जापान को पीछे छोड़ रहे हैं तो ये 85 करोड़ लोगों को क्यों नहीं अपने से अलग छोड़ रहे हैं कि भाई अब आप खाने कमाने की स्थिति में हैं तो अब मुफ्त का राशन छोड़ दीजिए। चर्चा ये जरूर हो, क्योंकि आज का विषय बहुत ज़्यादा लंबा करूँगा तो लोगों को समझने में देर होगी और बहुत टाइम लोग नहीं दे पाएंगे। 3 बात रख करके वीडियो बंद करूँगा। पहला कि प्रधानमंत्री सफाई दें कि कैसे हम जापान को पीछे छोड़े हैं। दूसरा, अगर हम जापान को पीछे छोड़े हैं तो 80-85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन क्यों दे रहे हैं। तीसरा, अगर ये सच्चाई है कि 80-85 करोड़ लोग मुफ्त में राशन लेने पर मजबूर है, हम देते रहेंगे सहारा, जो मोदी जी बार बार कहते हैं कि गरीब की राशन हम चालू रखेंगे, तो अगर 85 करोड़ लोग देश में गरीब हैं तो फिर जापान को पीछे किसने छोड़ा। और अगला प्रश्न है कि अगर वाकई हम जापान को पीछे छोड़े हैं तो क्या चंद उद्योगपति ही पीछे छोड़े, जैसे टाटा, बिरला, डलमिया, अडानी, अंबानी? तो क्या यही 5-10 लोग देश हैं, देश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दुनिया में बताते हैं कि भाई हम ही हैं पूरे देश के प्रतिनिधि और हमारे दम पर हमने जापान को पीछे छोड़ा है? अगर ये देश के 5-10 उद्योगपति अमेरिका को भी अगर पीछे छोड़ देंगे तो राकेश परमार और प्रेम नारायण दीदी का क्या लाभ? क्योंकि भारत तो पूरे भारतीयों से बनती है, 140-50 करोड़ भारतीय और 10-20-50 करोड़ अनवांटेड भारतीय, जो कि बेमतलब तार के नीचे से और बॉर्डर पर पैसा देकर के आए हैं। उन लोगों से भी तो भारत है, क्योंकि वो भी यही है, जाने वाले नहीं है, ना ही हम उनको भेजना चाहते हैं। तो अगर वाकई हमने जापान को पीछे छोड़ा है तो हमें 80-85 करोड़ लोगों के मुफ्त में राशन देने के लालच को छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था को घूंट की तरह से खा रहे हैं और सरकार वोट बैंक के लालच में उसको जारी रखे हुए हैं, जिस तरह से आरक्षण को जारी रखे हुए हैं। तो इस देश में एक आरक्षण की लायबिलिटी है जो गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है। हालांकि संविधान निर्माताओं ने कहा था कि आरक्षण क्वालिटी कंप्रोमाइज में नहीं मान्य होगा, इसलिए उन्होंने सेना को, आईएएस को, मतलब उन पोजीशनों को आरक्षण से मुक्त किया था। लेकिन अब धीरे धीरे तो हर चीज़ में आरक्षण की मांग, लोग तो क्रिकेट में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाई 11 खिलाड़ी खेलते हैं, उसमें से 6 अनुसूचित जाति का और 4 अनुसूचित जनजाति का और 1 स्वर्ण समाज का चलेगा। तो अब तो खैर मांग करने वालों की तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप वाकई
आर्थिक क्रांति लेना चाहते हैं, दुनिया में अर्थव्यवस्था में अपना मुकाम 1 नंबर में पहुंचाना चाहते हैं, तो मेरा 2-3 सुझाव सुन लीजिए। लायबिलिटी को हटाइए, क्योंकि जब बैंक में बैलेंस शीट बनता है ना आदमी का, तो डेफिसिट कंट्रोल करने की एक सूत्र होता है कि भाई डेफिसिट आप कितना कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सब डेफिसिट ही है जो 80-85 करोड़ मुफ्त में राशन ले रहे हैं, क्योंकि जो मुफ्त में ले रहे हैं वो हमारे पैसे से ले रहे हैं। हम 85 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त में ना दें तो 85 करोड़ से बढ़िया अस्पताल बना सकते हैं, बढ़िया स्कूल बना सकते हैं, जिसमें से स्वस्थ होकर के और शिक्षित होकर के लोग 80-85 करोड़ और लोगों को पेट भर सकते हैं। लेकिन मुफ्तखोरी की व्यवस्था से उन लोगों में विकलांगता उत्पन्न कर रही है। क्योंकि मैं राकेश अपना उदाहरण दूँ, मुझे मुफ्त में राशन मिल रहा है, मुफ्त में इलाज मिल रहा है, मुफ्त में आवास मिल रहा है, तो मैं काम क्यों करूँगा? क्या जरूरत है मुझे काम करने की? मेरी सरकार तो सब चीज़ की चिंता कर रही है, 5 लाख रुपए का बीमा साथ में दे रही है, मुफ्त में अस्पताल में इलाज कर रही है। तो अगर मैं काम पर नहीं जाऊँगा तो देश की प्रगति कैसे होगी? क्योंकि मेरे काम पर जाने से ही तो देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा और तब जा कर के देश प्रगति करेगी। क्योंकि जब तक हम निर्यात नहीं करेंगे, विदेशी मुद्रा का भंडार आएगा कहाँ से? हम आयातें करते रहेंगे तो विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है कि नहीं? और मेरा पेट भर रहा है तो मैं काम क्यों करूँगा? इन सब विषयों पर मोदी जी को आकर के सफाई देनी चाहिए, बात रखनी चाहिए और आम जन से आह्वान करना चाहिए कि देखिए, सिर्फ 10-20 लोगों ने मिल करके जापान को पीछे छोड़ दिया है। अगर 140 करोड़ मिलेंगे तो हम चांद को पीछे छोड़ देंगे। जनता आपकी बात सुनती है, समझती है। आप एक बेस्ट कम्युनिकेटर हैं, आप कम्युनिकेट करवाइए, तब जा करके इस स्थिति में देश पहुंचेगा जिसको हम वाकई आर्थिक क्रांति और आर्थिक आज़ादी कह पाएंगे। नहीं तो यह सिर्फ संगूफा है। चिल्लाते रहिए कि हम छठा, पाँचवा, तीसरा, दूसरा पहाड़ा बन रहे हैं। सच्चाई यह है कि जिस देश में करोड़ों लोग भूखमरी के कगार पर हैं आपके हिसाब से, तो फिर क्रांति बेमतलब है। अगर मेरी बातें सही लगे तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और जब समस्या समाधान को प्राप्त करता है तो समाप्त होता है। और यह एक जटिल और बड़ी समस्या है जो सरकारों के सामने लाना ज़रूरी है, तभी जा कर के सरकारों का कान खुलेगा। नहीं तो आप चिल्लाते रहिए, वो सुनते नहीं हैं, और जो सुनते हैं वो समझते नहीं। नमस्कार। देश की दुर्दशा पर आज इतना ही। आपको कैसा लगा यह मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक जय हिंद।